will study carnel double salt and the coordination compound. आपको 12th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी मैं, तो कार्नेलाइट और KCl MgCl2 dot 6H2 KCl MgCl2 and 6 water. डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ एक्सटेंट तक थोड़ा बहुत मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर टुवर्ड द आयनाइजेशन इन वाटर. यहाँ पे इनमें डिफरेंस आ जाता है, बनते दोनों स्टेबल कंपाउंड्स हैं. ये डिस्कशन हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. अब इसमें कौन सी मेटल आ रही है, इसमें पोटाशियम आ रहा है, तो ये किसका और हो जाएगा, ये आपके पास पोटेशियम का और हो जाएगा. एक है उसका फेल्सफर, that is K2O Al2O3 and 6SiO2. सिंपल थोड़ा फॉर्मूला में इसके ध्यान रखोगे आप लोग. उसके अलावा एल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं, सबको पता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इसको आप काट भी सकते हो, इवन की ब्लेड की हेल्प से यू पीपल कैन कट इट डाउन. एक इसमें जैसे थोड़ा सा इसके बारे में भी पूछा हुआ है एक आधे पेपर में, जैसे कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट. रिगार्डिंग द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट अगर मैं बात करूं, ये एल्कली मेटल्स का पेज चल रहा है. एल्कली मेटल्स के बारे में, तो जो इनके कार्बोनेट है फॉर्मूला क्या होगा, मेटल के ऊपर प्लस होता है, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2CO3 बन जाएगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कार्बोनेट. बाइकार्बोनेट पढ़ोगे तो मेटल के ऊपर प्लस है और HCO3 के ऊपर 1 माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MCO3. तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स बेसिकली एल्कली मेटल्स के, दीज आर स्टेबल टू हीट. ठीक है, डिकम्पोज नहीं होते हैं. ये मैंने क्यों लिखाया है, मे बी इट इज अ केस ऑफ डिफरेंस जब हम नेक्स्ट में पढ़ोगे. ठीक है, और ये जो स्टेबिलिटी है इनकी, that increases with the increasing electropositive character, with the increase in electropositive character. और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि electropositive character कहाँ पे increase होता है. electropositive character from the lithium to cesium. ठीक है बेटा, can I shift this slide? Yes ma'am. अब कहीं कहीं पे इसकी बात आती है नाइट्रेट्स की. नाइट्रेट्स का भी जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा, इफ यू आर टेकिंग द मेटल टू बी द M, नाइट्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, नाइट्रेट को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, NO3 से रिप्रेजेंट करते हो ना. तो जनरल फार्मूला नाइट्रेट्स का क्या बन गया, MnO3. ये है सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water and decomposes on heating. पिछले वाले केस में मैंने लिखा था स्टेबल टुवर्ड हीट, decomposes on heating. ठीक है, इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट कंपाउंड बना जो कि है लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोज होने के बाद ये आपको दे देगा NO2 एंड द ऑक्सीजन, और साथ में बना देगा अपना ऑक्साइड जो कि लिथियम का क्या बनता है, Li2O. ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, इसको 4 कर दो, इसको ट्वाइस कर दो, इसको भी 4 कर दो. और बाकी के जो रेस्ट ऑल हैं, यू कैन से रेस्ट ऑल गिव्स द नाइट्राइट्स. ये ऑक्साइड देता है, वो नाइट्राइट्स देते हैं एंड ऑक्सीजन. तो जब आप उसको रेस्ट ऑल को मैं M से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो जब MnO3 लोगे ट्वाइस इन ऑर्डर टू बैलेंस देम, तो ट्वाइस ऑफ MnO2 हो जाएगा और ऑक्सीजन. ये रिएक्शन बस आपका लिथियम नहीं देता है. ठीक है,
और अगर इसकी बात करो आप सल्फेट्स की, इनके सल्फेट्स के केस में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, मेटल के ऊपर 1 प्लस है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो M2SO4 होगा। ठीक है, और एक्सेप्ट द लिथियम 1, एक्सेप्ट द Li2SO4, रेस्ट आर soluble in water, रेस्ट आर soluble in water। तो यहाँ पे ना मैं वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी को डिस्कस आपको थोड़ा सा कर देती हूँ कि कैसे चेक करते हैं ये, कैसे क्या देना है। कई बार आपको ऑर्डर लगाना आता है, ऑर्डर लगाना आता है तो इतनी इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा इंक्रीज डिक्रीज से, बट आप कैसे चेक करते हो। देखो बेटा, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा था एंड इन द लास्ट क्लास आल्सो व्हेन वी वर स्टार्टिंग द हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑल, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट एक्सीड्स द लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, तो मतलब पानी में डालने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, तो वो होगा सॉल्युबल इन वाटर, देन इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी हो लेस इन कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी, तो वो होगा इनसॉल्युबल इन वाटर। अब मैडम ये कैसे पता लगाएंगे, बेसिकली अब ये जो फैक्टर है, देखो ये तो रीजन आपके पास आ गया, मतलब अगर उसने बोल दिया कि ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में आ गया, ये कंपाउंड इसमें सॉल्युबल है, इसका रीजन क्या है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स दे दिए, तो आपको पता है कि जो भी कंपाउंड पानी में घुल रहा है ऑब्वियसली उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है उसके लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसलिए ये सॉल्युबल होगा, अदरवाइज दैट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। पर ये कैसे, हम अगर उसने रीजन नहीं पूछा और हमें ऑर्डर लगाना आया, तो देखो जहां पे आपको लगे ना कि जो कंपाउंड है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आयंस ऑफ सिमिलर साइज, आयंस ऑफ सिमिलर साइज, तो उस केस में जब आपको लगे कि आपका कंपाउंड सिमिलर साइज से बना है, तो उसको आप ऐसा लोगे कि लैटिस स्ट्रांग हो गया, तो लैटिस स्ट्रांग हो गया तो उसकी लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कार्बोनेट के कंपैरिजन में कर रहा है तो कार्बोनेट के साइज से साथ में मेटल का साइज कंपेयर होना चाहिए, या सल्फेट का कर रहा है तो सल्फेट के कंपैरिजन में कोई बड़ा आयन है तो उसके कंपैरिजन में बड़े वाली मेटल तो फिर भी स्टेबल बना लेगी। देखो स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज ये स्टेबल बॉन्ड होते हैं, और जहां पे स्मॉल लार्ज या लार्ज स्मॉल वाला गेम आ जाए वहां पे लेस स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, या हाइड्रेशन एनर्जी का वैसे ही आपको पता है कि अगर एक आयन के कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें इनका किसी से रिएक्शन पूछ लेता है कि मेटल या नॉन मेटल, अब मेटल तो ये खुद ही है, अगर वो पूछ ले कि रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स कैसा है, उस पे आपको नॉर्मल वैलेंसी से क्वेश्चन में जाना है, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये। सोडियम हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा, अगर मैं हाइड्रोजन के लोन को नॉन मेटल बोलूं तो ये बनेगा 2NaH, सबको पता है मेटल हाइड्राइड हम पढ़ चुके हैं। क्लोरीन भी चलो आप कर लोगे। अच्छा, सोडियम सल्फर से कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो Na2, ये तो मैं ना भी बताऊं मुझे लगता है आप कर लोगे। पोटाशियम फास्फोरस से कैसे कंबाइन करेगा, K3P, उसमें कुछ भी नहीं है, फास्फोरस 3 नेगेटिव होता है, पोटाशियम 1 प्लस होता है, तो क्रॉस मेथड से आप बना लोगे। ठीक है ना, KS से कैसे रिलेट करेगा, KS से K1 प्लस होता है, सल्फर 2 नेगेटिव होता है, तो K2S, दिस इज हाउ दे कैन रिएक्ट। अच्छा, एक इसमें है रिएक्शन विद द एसिडिक हाइड्रोजन, ये ना आपको हाइड्रोकार्बन में भी आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है P ब्लॉक के बाद। रिएक्शन विद द एसिडिक हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा आप यूज करोगे एल्काइंस में, एसिडिक कैरेक्टर में, एसिडिक हाइड्रोजन। अब बच्चा, मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, मेटल्स का कैरेक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। अब जहां पे भी एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन मिलेगा, अब एसिडिक कैरेक्टर कैसे कहाँ पे मिलेगा एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया था तो सन का फॉर्मूला करवाया था, है ना, सल्फर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बेटा वहां पे मैंने इसको यूज किया था कि हिट्रो एटम है, तो ये क्या है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हेलोजन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ ना बेटा कहीं पे भी हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगी, तो हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगी तो इन स्पीशीज पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, ऑल दीज विल एक्वायर बच्चा जी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज नॉट पॉजिटिव।
पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन कंपैरिजन टू इट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया फिर, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। इनके अलावा अच्छा ये कंपाउंड कैसे होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से ये चीज आती है कि H और S का कॉम्बिनेशन H2S देगा, H और O का कॉम्बिनेशन H2O देगा, N और H का कॉम्बिनेशन NH3 देगा, H और X का कॉम्बिनेशन HX देगा। तो इन सभी के साथ जब मेटल को रिएक्ट करोगे तो मेटल ने क्या बिहेव करना है, मेटल मेटल क्या बिहेव करेगी, मेटल प्लस बिहेव करेगी। तो अगर मेटल प्लस बिहेव करेगी तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या H ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है ना। metals are the strong electropositive in nature, yes or no beta? Yes, ma'am. Metals are highly electropositive, so the more electropositive metals will replace the acidic hydrogen, and as a result of which आपके पास salt form हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनमें से माइनस ऑफ H प्लस हो जाएगा और एडिशन किसका हो जाएगा, M प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनके सॉल्ट फॉर्म हो जाएंगे, सॉल्ट्स विल गेट फॉर्म। इसी के साथ जैसे ये है, अब ये भी एल्काइन है, sp हाइब्रिडाइज है, 50% s करेक्टर है, तो ये क्या होगा बच्चा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसके साथ भी मेटल को रिएक्ट करोगे, मान लो सोडियम को रिएक्ट कर दिया, तो इट इज गोइंग टू गिव द सॉल्ट CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Na प्लस। देखो इसने उसका भी हाइड्रोजन कर दिया रिप्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करती तो क्या बनता, NH2Na, ठीक है ना, Na प्लस NH2 नेगेटिव, जिसको आप कैसे लिखते हो NaNH2। तो यहाँ पे भी किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी किसका रिप्लेसमेंट हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन का। तो दिस इज अ रिएक्शन विद द मेटल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा ये था आपका एल्कली मेटल्स के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड या कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शंस के बारे में। इसी तरीके से आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के देख लेते हैं। अर्थ मेटल्स के केस में आई थिंक आपको बताया था मैंने कि जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट विल बी द रेडियो एक्टिव, बताया था ना कि जब आपने periodicity प्रॉपर्टीज में करनी है देन यू हैव टू स्किप द लास्ट वन एलिमेंट, क्योंकि उसमें कुछ कुछ आपके पास रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस हैं और इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ के जा चलूंगी, बाकी सभी को अब डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे पास बेरिलियम था फर्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम के लिए इसका ओर मिलता है बेराइल, जिसका फार्मूला है 3BeO। बहुत मैं कॉमन कॉमन वाले लिख रही हूँ जिनके थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं, कुछ उनमें से पूछ ले या उनका कुछ कमर्शियल यूज हो। ठीक है, जैसे आप मैग्नीशियम पढ़ते हो तो मैग्नीशियम का तो सब बच्चे जानते हैं, मैग्नेसाइट होता है। और मैग्नेसाइट का फार्मूला होता है, कार्बोनेट है ये, MgCO3। बाकी बच्चा इसका डोलोमाइट भी होता है, एंड डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है, इट इज अ कैल्शियम, CaCO3 और MgCO3 दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इप्सोमामाइट, इप्सोमाइट ये सल्फेट होता है और हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। तो आई एम गोइंग टू राइट द वाटर। कार्नेलाइट यहाँ पे भी है, पहले भी आपने लिखा था। यहाँ इसमें भी मैग्नीशियम है। बाकी ना एक सिलिकेट्स पढ़ाऊंगी मैं आपको, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे हम, उसमें एक एस्बेस्टोस शीट्स आएंगी, ऐसे सुना भी होगा आपने। तो एस्बेस्टोस भी होता है CaMg3, और इसमें सिलिका होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड ऐसे करके, तो एस्बेस्टोस है। इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का लाइमस्टोन होता है, सिंपली लाइम भी बोलते हो इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम होता है, सब बच्चों को पता है, जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट टू वाटर। उसके बाद शीट शिफ्ट कर देते हैं इसको, बेरियम। प्रीवियस स्लाइड करना प्लीज। हाँ रुको, देख लीजिए।
डन में। ठीक। उसके बाद बेटा बेरियम का एक थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। बेरियम का ना आसान सा नाम है बेराइट्स, सल्फेट होता है ये। ठीक है। रेडियम का तो पढ़ा होगा जब रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ते होगे, पिच ब्लेंड है इसका, इसमें ट्रेसेस होते हैं रेडियम के, वैसे बेसिकली यूरेनियम का है ये पिच ब्लेंड। U3O8, इसमें कुछ कुछ ट्रेसेस रेडियम के होते हैं। ठीक है। बाकी मैंने आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम का तो बताया ही था कि ये जो एलिमेंट है एक हाँ जी, ये थिन लेयर ऑक्साइड की अपनी सरफेस के ऊपर बना लेते हैं, जिसका असर क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपके पास फर्दर प्रोटेक्शन इनकी हो जाती है। अच्छा, इस लीजिए, चले बेटा। ठीक। अगर इसके डेंसिटी के बारे में पूछता है, कुछ कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड्स हैं इसमें। देखो डेंसिटी क्या होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। अब देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये मैं एक जर्नली आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद जो वो बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब से आर को कंसीडर करोगे, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा आर क्यूब बढ़ेगा, आर क्यूब बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। और डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ता है तो उसके हिसाब से डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो मास और वॉल्यूम दोनों के हिसाब से चेक किया जाए तो अलग अलग वेरिएशन आता है। तो कभी इसमें मास डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, और कभी अगर साइज बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत एब्रप्ट चेंज है, तो फिर वॉल्यूम का रोल होता है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि डेंसिटी फर्स्ट decreases slightly up to calcium, then increases। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हुआ होगा कि अच्छे से पैकिंग नहीं हुई होगी। देखो डेंसिटी ना, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये मोड ऑफ पैकिंग पे डिपेंड करती है, मोड ऑफ पैकिंग इन द स्ट्रक्चर। और इसका रीजन क्या बोला गया कि डिक्रीज इन द डेंसिटी है कि लेस एफिशिएंट पैकिंग हुई थी पहले, less efficient packing in the crystal, packing in the crystals बोल लो या लैटिस बोल लो ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है। अगर इसी के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कुछ रेगुलर ट्रेंड देते ही नहीं है। मतलब अगर आप इसको चेक करोगे तो कुछ ऐसा है, मैं आपको रफली एक आइडिया दे देती हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर इसमें बात करो आप मेल्टिंग पॉइंट की, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम में जाते हुए डिक्रीज हो जाता है, मैग्नीशियम से कैल्शियम में जाते हुए इंक्रीज हो जाता है, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम में जाते हुए फिर डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रोंशियम से बेरिलियम में जाते हुए डिक्रीज हो जाता है, पर ये लेस डिक्रीज है, और उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है इसकी। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम में जाते हुए डिक्रीज है, आफ्टर दैट इंक्रीज है, आफ्टर दैट अगेन इज अ डिक्रीज एंड देन अगेन इज अ डिक्रीज थ्रू आउट। और इसका रीजन क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का? देखो बॉइलिंग पॉइंट का तो ऐसा है कि बेसिकली द मोस्ट कंसिडरेबल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। और मेल्टिंग पॉइंट भी ये साइज में बहुत बड़े होने के कारण अपने क्रिस्टल लेटिस में बहुत अच्छे से फिट नहीं होते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कई आपके बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो पाते हैं अपने कंपाउंड से। ठीक है, जिस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए कईयों के इरेगुलर ट्रेंड्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड द वैलेंसी वी हैव ऑलरेडी डन।
अगर इसकी बात करें हम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स, देखो फॉर दीज ये क्या होता है कि अगर तो न्यूट्रल मीडियम ले, आप लिख सकते हो कि ऑल दीज मेटल कार्बोनेट्स and the bicarbonates are insoluble in the neutral medium. न्यूट्रल मीडियम में तो ये नहीं घुलते हैं, बट soluble in the acidic medium. कोई इसका रीजन बता सकते हैं why it is so? Acidic medium, basically ये ionic compounds हैं, 2+ and the 2 negative charges are there, ionic compounds are there. तो इसमें क्या होता है जब आप एसिडिक मीडियम इसमें इंसर्ट करते हो तो आयन आयन इंट्रैक्शंस के कारण पहले तो इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अगर आप न्यूट्रल वाटर लोगे तो वाटर आपको पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 80 है, वो इनके बीच वाली फोर्स को ब्रेकअप नहीं कर पाता है, और थोड़े से साइज में भी छोटे हैं एल्कली मेटल्स है, तो ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। पर जब आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कार्बोनेट एंड द मेटल डिक्रीज हो जाती है, सो दे विल डिसॉल्व। ठीक है, बाकी इनको प्रेसिपिटेट्स भी बनाया जा सकता है जब हम इसमें एल्कली मेटल या कुछ और कार्बोनेट्स वगैरह डाल दें। ठीक है, एल्कली मेटल में ये भी फॉर्म स्टेबल हैं, सॉल्व हो जाए डिसॉल्व हो जाएंगे, कलर देंगे एग्जैक्टली ना सेम पैटर्न, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा हाँ, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, नाइट्राइड्स। अब ये देखो कि ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइंस डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन, डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ये एल्कली मेटल में भी होता है, लिथियम बना देता है N3 नेगेटिव के साथ मिलके। नाइट्राइड क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर जब 3 नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नाइट्राइड होता है। ठीक है, अब मेटल के ऊपर 2+ है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है, तो मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, M3N2। और अगर इनके सल्फेट की बात की जाए तो सल्फेट भी आपको पता है क्या फॉर्मूला होगा, MsO4 होगा। ठीक है, सल्फेट भी बहुत अच्छे बना लेते हैं बेसिकली, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप कंबाइन करोगे इनको तो दे विल फॉर्म अ सल्फेट, एंड कंपैरेटिवली लार्ज इनकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेटिस है इनका भी, स्ट्रॉन्ग लेटिस, हाई लेटिस एनर्जी। नाइट्रेट्स दे कैन ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, इनमें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स भी होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स कैसे बनते हो, NO3। यस, NO3 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट्स। तो कैसे बनते होंगे नाइट्रेट्स, दैट इज योर मेटल 2+, NO3 1 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा MnO3 ट्वाइस। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड बनते होंगे। चलो इसका मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हाउ बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू। ये स्लाइड शिफ्ट कर दो बेटा। यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन ये था, देखो अ मेटल M, कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है इस ब्लॉक में से, अ मेटल M on heating in the nitrogen gas gives Y, on treatment with water। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, you will be able to solve।
ऑन ट्रीटेड, चलो ट्रीटेड लिखा गया, इट्स ओके, विद द वाटर gives the colorless gas, colorless gas which when pass through copper sulfate gives the blue color. क्वेश्चन हमने किया हुआ होता है, कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ होता है, पर कई बार ना एग्जामिनर ना उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह फॉर्म कर लेता है. वाई इज कंफ्यूज, आपको नहीं होना है, यू हैव डन इट. मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg3N2 and MgNO3 twice. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आंसर दो कि कोई एक मेटल अगर M है, वो मेटल जब हीट होती है, नाइट्रोजन गैस on heating in the nitrogen gas gives the Y on treatment with the water give the colorless gas when passed to the copper sulfate solution gives a blue color. Y is, पहले मेटल को एज्यूम करो, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या लगता है बेटा? अच्छा मुझे बताओ कि जब हमने फर्स्ट वन. हाँ जी बोलो, बताइए. फर्स्ट लग रहा है आपको, ठीक है, चलो देख लेते हैं. वाई ऑन ट्रीटेड विद द वाटर गिव्स द ब्लू कलर. अमोनिया ऑन ट्रीटेड विद द वाटर कैसे ब्लू कलर देता है, बताओ मुझे. आप जा सही रहे हो, पर आप लोगों ने उसको क्वेश्चन की सेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो. जो आप बोल रहे हो कॉन्सेप्ट तो सब कुछ वही है, अमोनिया आता है, पर वो अमोनिया पूछ नहीं रहा. ब्लू कलर से आप फटाफट अमोनिया मत लगा देना. पहले मेटल सोचो. मेटल अगर मैग्नीशियम हुई है ना, कुछ अगर हमें नहीं भी पता तो हमें कॉन्सेप्ट तो आ रहा है ना. मैग्नीशियम को जब आप हीट करोगे नाइट्रोजन के साथ तो क्या फॉर्म होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम 2+ होता है, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव होता है, और मैंने बोला था कि एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों नाइट्राइड बनाते हैं. तो Mg3N2, तो सबसे पहले तो बनेगा आपके पास मैग्नीशियम नाइट्राइड. अब ये भी आंसर है या नहीं पता नहीं. मैग्नीशियम नाइट्राइड हम बना के देखते हैं पूरा क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो, अब मेटल M ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स Y. तो अगर हमारा Y ये है, Y ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, ठीक है, अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये क्या फॉर्म करेगा? एक तो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक फॉर्म करेगा अमोनिया गैस. अब जो आपकी अमोनिया गैस है, उस अमोनिया गैस को आपने कॉपर सल्फेट के में से पास किया. तो अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट में पास करोगे तो वो तो आपको पता ही है, कॉपर विद द मेटल अमोनिया गिव्स द ब्लू कलर. ठीक है, अब देखो, जिसने फटाफट से अमोनिया आंसर दे दिया वो गलत हो गया है ना. अब हमारा वाई कंपाउंड क्या होना चाहिए, मतलब वो मेटल के किसकी बात कर रहा है? जब मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपकी ये प्रेजेंस ऑफ चेक कर रहा है माइंड की. पहले तो बच्चे को ये पता है कि मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देके क्या बनाती हैं. मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड. फिर वो आपकी ये भी नॉलेज चेक कर रहा है कि बच्चे ने नाइट्रेट तो नहीं लिख दिया, नाइट्राइड का फॉर्मूला उसे आता है या नहीं आता. अब नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? Mg3N2. अब पानी में जब डाल दोगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड फिर टूट जाएगा. जब ये नाइट्राइड टूट जाएगा तो मैग्नीशियम तो अपना हाइड्रोक्साइड दे देगा पानी में, और ये दे देगा अमोनिया गैस. अब अमोनिया गैस जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास करी तो आपके पास वो ब्लू कलर देगा. अब अगर वो ये पूछता गैस क्या है तो अमोनिया, अगर वो पूछता कि ब्लू कलर किसके कारण आया तो वो अलग आंसर आता. पर उसने कंपाउंड वाई पूछा है, तो कंपाउंड वाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैम Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड. हाँ जी, मैग्नीशियम नाइट्राइड. ये क्वेश्चन डन है. 2-3 क्वेश्चन में और फटाफट करा दो, वी डोंट हैव इनफ टाइम. एक क्वेश्चन इसने ये पूछा हुआ था, देखो ये एस ब्लॉक में से पूछा हुआ है. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन. फ्यूजन. बिल्कुल सही, ऑप्शन चाहिए ही नहीं थे. इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. अब ये क्वेश्चन पता किसका है? हाइड्रोजन का.
क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो हाइड्रोजन भी बीच में इंक्लूडेड है। देखो हाइड्रोजन के क्वेश्चन बहुत आसान है, ये मैं भी आपको नहीं कराऊंगी, वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो हमें देखो क्या क्या करना है हाइड्रोजन में, बता दे रही हूँ मैं। हाइड्रोजन में बेटा, हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है, हैवी वाटर का कॉन्सेप्ट, कैसे हार्डनेस रिमूव करते हैं, दिस एंड दैट, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, ड्यूटीरियम का कॉन्सेप्ट, दिस एंड दैट, आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन उसने पूछा था, ये मैंने आपको दे दिया था। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसने बोला है इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड, ये भी एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, पढ़ के फिर आंसर देना। टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन, दिस मैम हेल्प्स इन, हार्डनेस, बेटा पहले सारे ऑप्शन देख लो। टू डेवलप या डेवलपिंग, इंटरलॉकिंग, needle like crystals, of hydrated silicates। क्यों नहीं आएगा इसमें? Developing the interlocking needle like crystals of hydrated silicates। Second, hydrating sand and gravel mixed with the cement। Converting sand to silicic acid, converting the sand to the silicic acid, keeping it cool। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ गया होगा, क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर की हुई जो दीवार है तो उसमें बार बार पानी छिड़का जाता है, उसका रीजन क्या होता है, उसको क्यों ऐसा करते हैं? तो पहला था डेवलपिंग द इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ द हाइड्रेटेड सिलिकेट्स, ठीक है, ताकि उनके बीच में जो छोटे छोटे इंटरलॉक्स हैं उनके बीच में सिली हाइड्रेटेड, जब आप वाटर डालोगे तो वो हाइड्रेट हो जाएगा ना, हाइड्रेट होने से सिलिकेट्स इंटरलॉकिंग में आ जाए और वो स्ट्रेंथन हो जाए। दूसरा है हाइड्रेट करने के लिए सैंड एंड ग्रेवल मिक्स्ड विद द सीमेंट, मतलब जो सीमेंट का मिक्सचर बनाते हो दीवार बनाने के लिए उसको गीला रखने के लिए, है ना, उसको मतलब मॉइस्ट रखने के लिए। थर्ड है सैंड को, यानी कि जो आपकी सैंड है उसको सिलिसिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो सीधी सी बात है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बीच में एक सिलिकेट्स की हाइड्रेटेड लेयर, मतलब हाइड्रेट रखने से एक लेयर आ जाती है, उसके लिए हम इस पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। जिप्सम आपको मैंने करवा दिया था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पूछा हुआ था द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन द कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें सारी ओर्स में कैल्शियम कार्बोनेट था, बस एक जिप्सम था जिसमें कैल्शियम सल्फेट था। आपको मैंने अभी बताया ना कि जिप्सम में सल्फेट आता है, बाकी डोलोमाइट वगैरह सब में आता है। एक क्वेश्चन था आपका डाटा जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे था। तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, और वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि डाउन द ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक में जाओगे तो क्या होगा बेटा, उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो इसका मतलब है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है। तो जब वो डाटा देगा ना, उसको मोर या लेस नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो, या आप उसको ऐसे ही याद रख लो कि डाउन द ग्रुप मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो कंपाउंड, आपका जो एलिमेंट है उसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इज दैट क्लियर? यस मैम। उसके बाद है यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
स्टार्टिंग में in the first day of this periodicity I told you that S and P block elements combined form में क्या बोलते हैं हम इसे, representative elements. बेटा यहाँ पे जो P block element है ना, that P block element is divided into the 11th and the 12th both. आपको पता है ना, 13, 14, 15th you will study in your 11th you had done, और Yes. next वाले आप अभी पढ़ रहे होगे 12th में. Yes. तो रिगार्डिंग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, ग्रुप नंबर 13 से 13 स्टार्ट होता है. हाँ, मैं एक बात और साथ साथ में बता देती हूँ आपको, जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो वो मोजले का बना हुआ है, दैट इज गिवन बाय द मोजले बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इससे पहले मेंडलीव जो साइंटिस्ट था ना, उसने जो पीरियोडिक टेबल में आप नंबर 13 दे रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप नंबर 3 था. जिसको आप 14 बोलोगे वो ग्रुप नंबर कितना होगा, 4 होगा, है ना. तो कई बार जब पेपर में क्वेश्चन देता है, हमें सब आता होता है, वो 13 की जगह रोमन में 3 लिख दे, 14 की जगह रोमन में 4 लिख दे, 15 की जगह रोमन में 5 लिख दे, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. वो किसके हिसाब से लिख रहा है, मेंडलीव के हिसाब से लिख रहा है. ठीक है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि उस टाइम पे 60 के करीब एलिमेंट्स नोन थे, तो 56 होता है वैसे वो नंबर. तो उस टाइम पे डी ब्लॉक नहीं थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं थे, या उनको अरेंज किया हुआ था 13 टू 18 वाले एलिमेंट्स के साथ ही. ठीक है, दैट्स व्हाई ही एट दैट टाइम यूज द नोटेशन 1 2 3 4. और उसने क्या किया था ना, ए बी कर दिया था. यू नो दिस थिंग ना, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, ए बी की फॉर्म में दे दिया था उसने पीरियोडिक टेबल. तो आपको अभी इसमें से कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से ही आते हैं. बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द ग्रुप नंबर 13, कई बार वो 3A3 लिख दे, तो इसका मतलब है 13 की बात कर रहा है. अगर ऐसा लिखा हुआ तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो न्यू वाला ही है. ये बात कर रहे हैं मेंडलीव की. समझ में आ गया बेटा, रोमन वाले में. अभी वाले तो नॉर्मल ऐसे ही चलते हैं. यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कैसे बताया था इनके एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं. इसमें आपको 8, 18, 18, 31 का पैटर्न लर्न करना है. बोरॉन 5 है, 8 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 18 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर से 18 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर से 32 ऐड करेंगे तो बच्चों 81 हो जाएगा. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे. बोरॉन के केस में क्या होता है, 2s2 2p1. मैं 2 एक ही बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि सेकेंड शेल इज अ वैलेंस शेल, और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. एल्यूमिनियम इज अ 3s2 and 3p1. Gallium is a 3d10, 4s2 and the 4p1. Indium is a 4d10, 5s2 and the 5p1. Helium is a 4f14. उसके बाद क्या आता है बच्चों, 5d10, 6s2 and 6p1. Is that clear? Yes, ma'am. आपने एक बात नोट करी, मैंने जो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें 3d को पहले लिखा है और 4s को बाद में लिखा है. नॉर्मली जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो किसमें पहले फिल करते हो, 4s में या 3d में. 4s में. द फिल हमने पढ़ा है ना अभी, व्हाट वी हैव डन इज अफबाउस प्रिंसिपल इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द लो एनर्जी सबशेल फर्स्ट फॉलोड बाय द हाई एनर्जी. तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा. तो जब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उसकी एनर्जी कम है, और जब फिल हो जाते हैं ना आफ्टर द फिलिंग, तो 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है. क्यों, क्योंकि 4s में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हाईली रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है. तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं तो 4s की एनर्जी कम होती है, जब फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है. और इसका कंसीक्वेंस ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ने एंटर करना है तो तब भी वो पहले किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, 4s में, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तब भी किस ऑर्बिटल से रिमूव होगा, 4s से.
क्यों? क्योंकि भर जाने के बाद, फिल्ड हो जाने के बाद तो 4s हाई एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। अच्छा चलो, पहले अब इसकी बात कर लेते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इसके कैसे जाएंगे, जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे। बेटा इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक यहाँ पे ना थोड़ा सा एब नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ऑल्टरनेटिंग इफेक्ट आई मस्ट से इन द केस ऑफ ग्रुप 1। जब हम बोरॉन टू एल्यूमिनियम जाते हैं ना तो साइज इंक्रीज होता है, और इसका रीजन क्या है सब बच्चे जानते हैं, साइज इंक्रीजेस। इसके नीचे मैं लिखती जाती हूँ साथ में, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल and the screening effect। ठीक है, ये बोरॉन टू एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद अगर हम जाते हैं एल्यूमिनियम टू गैलियम तो साइज स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्लाइटली लिख दिया, मैंने स्लाइटली लिखा है तो हो सकता है बुक्स में या कभी एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर भी बोल दे, वो भी चलेगा, पर एक्सप्लेनेशन सेम ही आएगा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आ गया, गैलियम के बाद आ गया इंडियम। इंडियम के केस में साइज फिर इंक्रीज हो जाता है, और थैलियम के केस में तो डेफिनेटली वो डिक्रीज ही बोलेगा, स्लाइटली भी नहीं बोलेगा। ठीक है, दिस इज डिक्रीज है। वैसे तो मैंने काफी देर से ये नोटेशन यूज कर रही हूँ, तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि व्हेन आई हैव रिटन द एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ईएस पीछे लिखा है तो वो डिक्रीजेस है, अपवर्ड और ईएस में इंक्रीजेस है, पता लग ही गया होगा वैसे बेटा। यस मैम। अच्छा ठीक है, अब बच्चा ये डिक्रीज क्यों हुआ स्लाइटली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो इसमें क्या हुआ ना, जब एल्यूमिनियम से हम गैलियम में आए ना, डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, या डी सबशेल लिख लो, डी सबशेल इज देयर। उससे क्या होगा, डी की क्या शेप होती है बताओ तो मुझे, हाईली डिफ्यूज Diffuse। होती है या नहीं, बिल्कुल हाईली डिफ्यूज होने के कारण की हो जाएगी पुअर शील्डिंग। तो जब इसकी पुअर शील्डिंग हो जाएगी ना बेटा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द पुअर शील्डिंग जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ऑन द आउटर मोस्ट शेल, इंक्रीजेस ऑन द आउटर मोस्ट शेल। जेड इफेक्टिव लास्ट वाले शेल पे बढ़ गया, तो बढ़ गया तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। अब गैलियम टू इंडियम देखो, गैलियम टू इंडियम में जाते हुए तो देखो डी उसमें भी है और डी उसमें भी है, तो चेंज कहाँ पे आया, अगर डी डी दोनों में सेम है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। हाँ ये बात और है कि 4D की शील्डिंग इफेक्ट और पुअर है इन कंपैरिजन टू 3D, और फिर भी यहाँ पे डोमिनेट क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेट कर गया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स बोलो या एडिशन ऑफ अ न्यू शेल बोलो, तो यहाँ पे फिर जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया और साइज इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थैलियम के केस में है प्रेजेंस ऑफ 4f सबशेल, और 4s सबशेल होते हैं हाईली डिफ्यूज्ड, f तो और डिफ्यूज्ड है, तो हाईली डिफ्यूज्ड होने के कारण यहाँ क्या होगा बताओ तो, पुअर शील्डिंग। हाँ जी, और पुअर शील्डिंग के कारण बच्चा जी क्या होगा, जेड इफेक्टिव increases, size decreases। तो इसको अगर मैं लगा के दिखाऊं आपको साइन, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज है, एल्यूमिनियम टू गैलियम थोड़ा डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि हियर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑल्टरनेशन इफेक्ट, और ये थोड़ा सा एनोमलस ग्रुप है। ठीक है, और जहां पे मैंने स्लाइटली लिखा है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं है इंक्रीज, यहाँ पे भी हल्का स्लाइटली ही है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर वो आपको दे सकता है, और वो भी बोल सकता है कि इरेगुलर ट्रेंड्स। ठीक है, बोलो तो फिर चले। Yes, ma'am. किसी ने यहाँ से कुछ नोट करने हैं तो कर लीजिए, बिकॉज आई हैव रिटन टू मच ऑन दिस
एंड देन विल शिफ्ट टू द, मैं इसी को थोड़ा रब करके इसमें कर लूँ, अच्छा शिफ्ट ही करना पड़ेगा। कुछ देखना तो पूछना तो नहीं है, चलो क्या आगे। Yes, ma'am. अब आ जाओ आयनाइजेशन एनर्जी पे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पहले तो बेटा साइज देख लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे घट रहा था। ठीक है, तो एज द साइज follows the irregular trend, तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी 2 follows the irregular variation। तो इससे अपोजिट लिख सकते हो आप। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी का सक्सेसिव का ऑर्डर आपको पता ही है। आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एनर्जी 2, इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनमें क्या होगा कि जो आपका बोरॉन है +3, वैसे तो बोरॉन बनाता ही नहीं है आयनिक कंपाउंड। एल्यूमिनियम के केस में भी +3, गैलियम के केस में +3 +1 वेरी लेस, इंडियम के केस में +3 अलॉन्ग विद +1, और थैलियम के केस में ओनली +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 बाय दिस ग्रुप। रीजन बीइंग 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। कभी भी ऐसे मत सोचना कि 2s2 2p1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करनी है देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। तो +3 बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3 due to the presence of 3 valence electron। ठीक है बेटा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉसिबल हो जाती है। डाउन द ग्रुप, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज अ +1 become more stable। ठीक है, थैलियम does not form +3, it gives only +1, and it is due to beta what, it is due to inert pair effect। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? Yes, ma'am. Yes. Yes, अब ये देखो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। What is this inert pair effect? The inert pair effect is a reluctance of, S orbital. हाँ जी, s orbital to beta take part in the chemical combination, in the chemical combination is called inert pair effect। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन बेसिकली?
ये देखो, अगर मेरे पास थैलियम के केस में देखा जाए स्पेशली 4f ऑर्बिटल, अभी मैं शेप्स को जर्नल ऐसे ही बना दे रही हूँ, अदरवाइज सबको पता है कि f हाईली डिफ्यूज होता है, d डम्बेल होता है, p d डबल डम्बेल है, ये डम्बेल है सफेरी कलर में, ऐसा कुछ कंसीडर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ कर्व्ड क्वेश्चन। 4f है, फिर 5d है, फिर 6s है, फिर 6p है, कुछ ऐसी लॉब्स है, ठीक है। अब 4f क्या है, इसका सबसे ज्यादा डिफ्यूज शेप है, तो इसमें से सारा न्यूक्लियर चार्ज निकल के बाहर चला जाएगा। इसी को कहते हैं ना शील्ड नहीं करना, मतलब इट लेट द एस्केपिंग ऑफ ऑल द न्यूक्लियर चार्ज, और वो किसको जाके पकड़ लेगा, 5d के इलेक्ट्रॉन को। और 5d भी डिफ्यूज्ड है, तो यहाँ से भी काफी सारा चार्ज निकल जाएगा, पर पहले से कम निकलेगा, तो 6x को पकड़ लेगा। अब 6x की तो गुड 6s की तो गुड शील्डिंग है ना, ठीक है ना, 6s की तो है गुड शील्डिंग, गुड शील्डिंग है, इससे चार्ज बाहर नहीं जाएगा, तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन है जो ले पाएगा कोई भी एलिमेंट, p के। तो s का जो पेयर है ना, 6s का जो पेयर हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन का, वो इनर्ट हो गया, उसको बोलते हैं, ये क्या बन गया, इनर्ट पेयर बन गया, ठीक है। 6s2 इनर्ट पेयर बन गया, और सिर्फ किसने पार्टिसिपेट किया केमिकल कॉम्बिनेशन में, p ने। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे अंदर वाले ऑर्बिटल्स की, इनर मोस्ट ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाती है, तो आपके सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा पाते हैं, s के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, s का पेयर एज इट इज रह जाएगा, तो p में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी, +1 हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम, या जितने भी मेंबर है डाउन द ग्रुप। अब या तो इसको वो ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा, या इसके कुछ क्वेश्चंस बना देगा, जैसे TlCl3 पूछ लेगा कि TlCl3 क्या स्टेबल है। अब TlCl3 में Tl है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है लेस स्टेबल, तो इफ दिस इज लेस स्टेबल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Tl, बोलो, Cl में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव, आया ना। Yes, ma'am. यहाँ पे +1 है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया, अब Cl2 ही लगा दो, इसको न्यूट्रल रह जाएगा, ये भी +1 है, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, तो इसीलिए तो ये रिएक्शन हुआ मोर स्टेबल, उसका रीजन आपको बता दिया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो +3 से +1 एक्चुअली में क्या हो रहा है बताओ मुझे, +3 से +1 क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे कुछ पेयर आपसे बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी बात, अच्छा पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है सभी को, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनर्ट Yes. पेयर No, ma'am. current down the group low oxidation state is more stable, that's why TlCl3 does not exist, it will decompose and form the TlCl and Cl2, and TlCl is a more stable oxidation state of thallium, correspond to the +1, and it is stable, okay, that's why this compound will act as an oxidizing agent। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि एक TlCl3 है और एक TlCl है, कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आयनिक है, ये तो क्वेश्चन हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया है, which is covalent and which is ionic, here is a +3 oxidation state, here is a +1 oxidation state। तो अगर साइज की बात करो तो कैटायन का साइज, अभी मैंने इस चैप्टर में आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतना साइज छोटा होगा, तो थैलियम +3 छोटा है इन कंपैरिजन टू द थैलियम +1, ठीक है, तो ये स्मॉल साइज का है, तो स्मॉल साइज का कैटायन हो तो उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है, और हाई पोलराइजिंग पावर हो तो क्या कैरेक्टर ज्यादा होता है, बताइए। Covalent effect. बिल्कुल, हाई Covalent. पोलराइजिंग पावर है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड हो जाएगा मोर कोवलेंट। तो ये जो आपका कंपाउंड है TlCl3, इसको व्हाइट कलर से लिख देते हैं, ये वाला कंपाउंड होगा आपका कोवेलेंट, तो ये वाला कंपाउंड होगा आपका आयनिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, Yes, ma'am.
Yes, sir. चलो, अच्छा हाँ, अगर वो बोल दे बच्चा कि B3+ डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि बोरॉन is of small size, high ionization energy, so it, बताओ, boron is of small size, it is having the high ionization energy, so it forms बच्चा कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना, इसमें आयनिक बनते ही नहीं है, इट फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसलिए B+3 फॉर्म नहीं होता, और जब बोरॉन अपने कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो जब भी इसका BF3 भी होगा तो उसमें हाई पोलराइजिंग पावर के कारण कोवेलेंट कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर भी हो गया इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली की इट इज फॉर्मिंग द कोवेलेंट कंपाउंड, whereas the rest of the members of the family they are forming the ionic compounds. So this is all about the oxidation state. Okay, after the oxidation state and the nature of the compounds, ionization energy and the size, next is the reaction with the halogen. केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी इसकी, सब रीजनिंग आता है इस ग्रुप में से। रिएक्शन विद द हैलोजेंस, बच्चा द बोरॉन फैमिली reacts with the halogen to form halides of the general formula what? M या M नहीं लिखेंगे, इसको E लिख देते हैं क्योंकि M स्टैंड फॉर द मेटल, EX3, वेयर इसमें मेंशन कर देते हैं E क्या क्या हो सकता है। बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है। इंडियम और थैलियम बेटा मैं नहीं लिख रही हूँ, द रीजन बिहाइंड इट इज द इंडियम एंड द थैलियम आर नॉट हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म द शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड द गैलियम बनाएंगे इस तरह के कंपाउंड BX3। नाउ हैलाइड्स ऑफ द बोरॉन, halides of the boron acts as the Lewis acids. Why they acts as a Lewis acid बेटा? क्या Because पढ़ा हमने? it accepted lone pair. Yes, क्योंकि लुइस एसिड्स वो होते हैं जिसके पास होता है एम्पी और वाइटल। To accept the pair of electron, और जो आपके पास BX3 है ना, जो ये है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, देखो इसमें 6 है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द बोरॉन, 8 तो इलेक्ट्रॉन पूरे ही नहीं हुए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, to accept the electron, hence act as Lewis acid। अब एक आपको पोल क्वेश्चन दे देते हैं इससे रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ halides of boron, regarding the order of acidic character of the halides of boron,
कंपाउंड है आपके पास BF3, BCl3, BBr3 एंड द Bi3। तो पहली ऑप्शन है कि BF3, BCl3, BBr3 एंड द Bi3, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। सेकंड है BF3 की मैक्सिमम है, देन BCl3, then BBr3 and then is a Bi3. Third is a reverse BF3, BCl3, BBr3 and the Bi3. And D option है not Lewis acids at all. चलो इस पे पोल कर लेते हैं फटाफट से। बेटा can you see the poll on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ट्राई करो फटाफट। Only the 18 to 19 students are have given the answer. बाकी बच्चे आराम से बैठे हैं। सेकेंड थर्ड में आपको कंफ्यूजन है कि फर्स्ट और फोर्थ तो खैर किसी ने नहीं लगाया, बट सेकेंड एंड थर्ड में यू पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि कैसे करेंगे। देखो, इफ यू आर कंसिडरिंग इट, if this is a BF3, this is a BCl3, this is a BBr3 and this is a Bi3। तो बेटा कई बच्चों ने ये आंसर जो दिया ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू कंसिडर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्लोरीन से, बोरॉन से, सॉरी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर चेक किया जाए तो इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, पर ये आंसर गलत है। Why this answer is wrong? Why the electronegativity is not playing the role? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके पास नया आएगा जिसे बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ बैक पाई बॉन्डिंग। अब बैक पाई बॉन्डिंग का क्या मतलब है? फ्लोरीन के पास या किसी भी हैलोजन के पास होते हैं बेटा टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो बोरॉन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन पर्टिकुलर फ्लोरीन. Rest are the lone pairs. So these are the lone pairs which is having a 2p है ना, 2p ऑर्बिटल में इसमें lone pair है क्योंकि ये फ्लोरीन है. और बोरॉन में भी जो p ऑर्बिटल empty है वो 2p है. तो फ्लोरीन से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन की तरफ चले जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोरॉन और फ्लोरीन में क्या फॉर्म हो जाता है, बैक पाई बॉन्ड हो जाता है, बैक पाई बॉन्डिंग हो जाती है. तो जब इसमें बैक पाई बॉन्डिंग हो जाएगी तो डबल बॉन्ड इसमें इंसर्ट हो जाएगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो ओवरकम हो जाएगी. देखो कहीं भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो, 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस शेल में. अब आगे आगे देखो क्या हो रहा है इसमें. क्लोरीन के केस में आपका पी ऑर्बिटल कौन सा है, क्लोरीन के केस में 3p है. ब्रोमीन के केस में, ब्रोमीन के केस में 4p आ गया. आयोडीन बनाने का स्पेस नहीं है तो इतने से ही समझ लो काम चल जाएगा बच्चा. अब यहाँ पे बैक डोनेशन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है तो है कम है. यहाँ पे बैक डोनेशन की प्रोबेबिलिटी और कम है. आयोडीन के केस में बैक डोनेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, बहुत बड़ा है. इसमें बैक डोनेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है. तो जितनी जितनी बैक पाई बॉन्डिंग होगी उतनी उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ द बैक पाई बॉन्डिंग, जब भी बैक पाई बॉन्डिंग 2p में हो तो कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आता है ना, वो सारे आंसर रिवर्स हो जाते हैं. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से सी ऑप्शन था, BF3 BCl3 BBr3 एंड Bi3. जैसे जैसे आपके पास p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. एनायन स्टेबल कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम इसका एनायन स्टेबल है वो कॉन्सेप्ट लग सकता है या नहीं. देखो जब आप कंजुगेट एसिड बेस की बात करोगे, जब वो आपके पास कौन सी कैटेगरी होगी, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी वाली कैटेगरी होगी जिसमें प्रोटॉन का कंसेप्ट आएगा. ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से एसिड एंड बेस है, ये H+ के कंसेप्ट से एसिड एंड बेस नहीं है. कंजुगेट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे या तो आर्हीनियस में या आप लगाओगे ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी में. ठीक है, जहां पे H+ की बात होगी क्योंकि ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी में बिल्कुल ही H+ की बात होती है और आर्हीनियस में H+ और OH की बात होती है. यहाँ पे कंजुगेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. ठीक है, Yes. Yes, ma'am. आगे चले क्या. चलो Yes, ma'am. कर लेते हैं इसका. In the case of the boron family, जो आपका एल्यूमिनियम है that forms the dimeric structure with the halogens. ये जो आपका, मैं इसको AlCl3 कर देती हूँ ना, AlCl3 due to number 1 large size of aluminium, number 2 empty d orbital, number 3 back pi bonding, number 4 due to its Lewis acidic character.
जल्दी से आंसर करेंगे, अभी एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। Again, only 10 to 15 students are giving the answer, rest are simply sitting. थर्ड ऑप्शन को सब बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम बच्चों ने। बैक पाई बॉन्डिंग इज अ रॉन्ग आंसर। एल्युमिनियम और बोरॉन में डिफरेंस है। एल्युमिनियम विथस्टैंड नहीं कर सकता है पाई बॉन्ड्स, बड़ा साइज है इसका। छोटे एटम्स अच्छे से ओवरलैप हो सकते हैं। एल्युमिनियम में रीजन है डाइमराइजेशन का, जो कि बोरॉन में नहीं आता, वो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी, इसके स्ट्रक्चर को भी। बोरॉन वाला पाई बैक पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। लास्ट क्वेश्चन। which has a maximum covalent character? जल्दी से आंसर करना है सभी को। चलिए, क्विकली आंसर एवरीवन। अगर इतना इजी क्वेश्चन आपको इतना टाइम लग रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, everybody is fluctuating between the first three options. Same answer for all options. क्लियर ही नहीं है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कोवलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है ना। अगर कोवलेंट कैरेक्टर किसके कंपाउंड्स में ज्यादा होगा तो वो बोरॉन के कंपाउंड में ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज है, ये आयनिक कंपाउंड बनाता ही नहीं है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है इन द कंपाउंड्स ऑफ। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू complete the P block portion of the 11th. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Thank बेटा। you, ma'am.